Hello students, we are back again on your favorite learning platform, Learn Forward by Feathercap. Today we are going to study about an important chapter which is Desert to Hills, which is nature and culture, and I'm sure you'll love it. Now, in this chapter we'll be studying about the Thar Desert, landform vegetation and others. We're going to understand the way of life people live in the region, what is about their culture, food, economic growth, language spoken. We are also going to study about the Arapi range and hilly region. We're also going to talk about their culture, their food, the economic activities, language spoken. Now this is very interesting. आज हम बहुत मजे करने वाले हैं because आज हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं और हम बहुत हैरान होंगे क्योंकि हम अपने यहाँ पे सिटी से पानी इतना वेस्ट करते हैं और जब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ेंगे ना तो हमें लगेगा कि एक एक ड्रॉप कितना मैटर करती है, राइट? सो वी कैन स्टडी अबाउट दैट. लेट्स लुक एट वन ऑफ द ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. तो अगर हम ड्राइएस्ट पार्ट जहाँ पानी की बहुत कमी है वो है थार डेजर्ट. और वो कहाँ पर है? यहाँ पर है, राजस्थान में. थ्रू द होल ईयर इट गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल. एक ही रिवर है, लूनी, ओनली बिग रिवर टू फ्लो इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान. बहुत हमारे इंडिया में तो बहुत सारे रिवर्स हैं पर यहाँ पर राजस्थान में सिर्फ एक ही रिवर है जो यहाँ फ्लो करता है. एंड इवन इन द लोनी जो ये जो रिवर है वेस्टर्न पार्ट में है राजस्थान के. एंड इवन इन द लूनी वाटर डज फ्लो, नॉट फ्लो थ्रू आउट द ईयर. यहाँ पे भी पानी जो है इट्स नॉट अ पेरेनियल रिवर, पानी पूरे साल नहीं फ्लो करता है बिकॉज यहाँ पर बहुत कमी है पानी की. सो हाउ इन द लार्ज region northwest of Luni, there is not a single river to be seen. तो है ही नहीं कोई और river, right? Not only does it rain very little in the Thar desert, but it also happens that sometimes many years pass without a single drop of rain. और कई बार ऐसा होता है सालों साल निकल जाते हैं, बारिश की एक बूंद नहीं आती है आफ्टर मेनी ईयर्स. और कई बार इतना अलग हो जाता है, इतना ऑपोजिट हो जाता है कि इतनी बारिश आ जाती है कि फ्लैश फ्लड्स हो जाते हैं ड्राई एरियाज में और नालाज में. एंड वाटर, बट दिस वाटर ड्राइज अप बिफोर लॉन्ग. there is never enough water to enable rivers and nalas to flow for a long distance. तो एक ही रिवर है पूरे राजस्थान के वेस्ट साइड पे एंड दैट इज योर लूनी रिवर. और ये पेरिनियल भी नहीं है तो यहाँ पे पानी की बहुत कमी रहती है. चलिए हम आप फिजिकल फीचर्स पढ़ते हैं थार डेजर्ट के. थार डेजर्ट जो है उसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था. और ये एक वास्ट एरिड रीजन है जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के इंडिया में लोकेटेड है, स्पेशली इन राजस्थान. और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अब इसके लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे और हम इसके बारे में इसकी वेजिटेशन पढ़ेंगे, राइट? सो फिजिकल फीचर्स हमने कहा थार डेजर्ट जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी है. कहाँ पर है? राजस्थान में है. स्टेट कौन सा है? राजस्थान, जो कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में आता है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इट्स लैंड फॉर्म. तो थार डेजर्ट के अंदर बहुत सारे लैंड फॉर्म है शेप्ड बाय विंड एंड वाटर. तो मेजर लैंड फॉर्म आर शेप्ड बाय विंड एंड वाटर इरोजन. इसके अंदर सैंड ड्यून्स आते हैं जिसको आप धुनीस और बरचांस भी कहते हैं, जिसमें जो कैसे बनता है बाय अक्यूमुलेशन ऑफ विंड ब्लोन सैंड. ना ये कैसे बन रहा है? जैसे विंड ब्लोन सैंड, हवा बहुत तेज सैंड को बहा के ले गई और ये विंड ड्यून्स बन रहे हैं. ये जो ड्यून्स होते हैं दे कैन रीच हाइट्स ऑफ अप टू 150 meters and are constantly changing shape due to wind activity. Other landforms in the desert are interdune plains, salt flats and rocky plateaus. अगर हम लैंड फॉर्म की बात करें, बिकॉज इस चैप्टर में हम सिर्फ थार डेजर्ट और अरावली एरियाज पढ़े हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़े हैं. तो लैंड फॉर्म की बात करें तो स्पेशल लैंड फॉर्म इसमें है, इट इज शेड बाय विंड एंड वाटर इरोजन. सो स्पेशल यहाँ पे लैंड फॉर्म हमने क्या पढ़ा? सैंड ड्यून्स. अब सैंड ड्यून्स है, it is formed by accumulation of sand by wind, and the speed can be at least like it can go to 150 meters also. So the shape may keep changing because of wind activity, right? And what are the other landforms? They are interdune plains, they are salt flats and rocky plateaus. Now इसमें ऐसी जगह पर उगता क्या है, वेजिटेशन कैसी होती है, खाने या ना फार्मिंग में क्या होता होगा, समझते हैं आप? सो इस जगह पर प्लांट लाइफ बहुत सारी होती है, वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ, बट वो अकस्टम होती है एरिड एरियाज के अकॉर्डिंग. द वेजिटेशन फाउंड इन द रीजन हैज अडैप्टेड टू सर्वाइव इन हार्श डेजर्ट एनवायरनमेंट. और इसमें क्या क्या उगता है? कैक्टाई उगता है, थॉर्नी बुशेस एंड श्रब्स उगती हैं और ड्रॉट रेजिस्टेंट ट्रीज हैं. सो अगर आपसे क्वेश्चन कहते हैं कौन सी लैंड फॉर्म है थार डेजर्ट में, थार डेजर्ट में जो लैंड फॉर्म्स हैं दे आर शेप्ड बाय विंड एंड वाटर इरोजन. So we have sand dunes which are locally called as dhuni or barchans, and they are formed by accumulation of sand because of wind, which can reach the height of 150 meters, and the shape is constantly changing. और उसके अलावा we have interdune plateaus, we have rocky mountains. If we talk of vegetation, now this arid condition, despite there's so much of arid condition, it supports a lot of plant life, and the vegetation it is adapted to this arid area.
So we have cacti, we have thorny bushes, we have drought resistant trees. Cacti में अगर हम बात करें, euphorbia, caducifolia, Ceropegia woodii are found in Thar desert. तो ये यूफोर्बिया एंड सेरोपीजिया वुडाई हमें यहाँ पे मिलती है थार डेजर्ट में. ये जो प्लांट्स होते हैं ना, इनके पास थिक सक्लेंट स्टेम्स होती हैं जो पानी को बहुत देर तक स्टोर कर सकती हैं, एंड दे कैन हेल्प सर्वाइव इवन इन ड्रॉट्स. मतलब जहाँ पानी नहीं मिल रहा बहुत सालों साल, बिना पानी के भी चल जाएंगे. कौन कौन से पढ़े हमने? ये 2 प्लांट्स पढ़े हैं जो हमें याद रखने हैं. Then is thorny bushes and shrubs. The desert is dotted with thorny bushes and shrubs like Prospercineria and Acacia, जिसे बबूल कहते हैं. ये जो प्लांट्स हैं, they evolve long roots to reach underground water sources. तो भगवान ने इनको लॉन्ग रूट्स दिए ताकि अंडरग्राउंड वाटर्स, अंडरग्राउंड से ये अपनी वाटर नरिशमेंट पूरी कर लें, राइट. देन दे आर ड्रॉट रेजिस्टेंस ट्री. अगर हम ट्रीज की बात करें तो बबूल ट्रीज या खेजड़ी ट्रीज होते हैं थार डेजर्ट में. ये जो ट्रीज हैं, दे कैन एंड्योर द एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड वाटर स्कैर्सिटी ऑफ द रीजन. तो हमें क्लियर हो गया थार डेजर्ट की. अगर हम लैंडफॉर्म और वेजिटेशन की बात करें, लैंडफॉर्म में हमने सैंडविच पढ़े, और वेजिटेशन की बात करें तो हमने पढ़ा कैक्टाई, फिर हमने पढ़ा थॉर्नी बुशेस जहाँ पे रूट्स जो होती हैं वो डीप पेनिट्रेट करती हैं, और ड्रॉट रेजिस्टेंट ट्रीज जो हमने पढ़ा बबूल ट्री है, एंड दिस कैन दे कैन इंड्योर एक्सट्रीम टेम्परेचर एज वेल. अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें, यहाँ पे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं जो यहाँ पे रह सकती हैं, जिसमें इंडियन गजेल जिसे चिनकारा कहते हैं, डेजर्ट फॉक्स होती है, डेजर्ट कैट होती है, बहुत सारी रेप्टाइल्स होती है, सैंड बोआ, मॉनिटर लिजर्ड. यहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स भी हैं, इनमें से एक इंडेंजर्ड बर्ड भी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज है. इंडेंजर्ड क्या होता है? आने वाले समय में वो एक्सटिंक्ट हो सकती है, तो गवर्नमेंट इसे प्रिजर्व करके रखती है कि खत्म, इसकी प्रजाति खत्म ना हो, राइट. लेट्स कम टू द रेन वाटर हार्वेस्टिंग. अब यहाँ पर पानी की इतनी कमी है दैट इन केस इट रेन्स, दैट रेन वाटर इज प्रॉपरली यूटिलाइज, सो दैट पानी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो एंड इट कैन बी यूज प्रॉपरली. नाउ as I told you in one of my earlier classes that drip drop, this kind of clock must be stopped. अगर हम ये पढ़ेंगे तो हमें एक बूंद पानी वेस्ट करने का दिल नहीं करेगा. Let's read it. During the monsoon, people have to make special arrangement to collect rainwater. There will be no other source of water for the rest of the year. In many houses, there are pakka tanks in the middle of the courtyard to collect rainwater. तो रेन वाटर को सेव करने के लिए उन्होंने पक्का टैंक्स बनाते हैं कोर्टयार्ड के बीचों बीच की पानी इकट्ठा हो जाए. The rain that falls on the roof of the house is drained straight into the tank. Then for months, this water is used for great care economy for both the household and animals. In many places, people sit on. अब देखो, अब this is very important. राइट. तो उन्होंने क्या किया, पक्के टैंक बना रहे मिडिल ऑफ द कोर्टियर की पानी इकट्ठा हो जाए और बाद में यूज हो जाए. अब देखो हम पानी कैसे वेस्ट करते हैं और यहाँ पे पानी कैसे यूज होता है. इन मेनी प्लेसेस पीपल सिट ऑन द चारपाई टू हैव अ बाथ. एक चारपाई पे बैठ जाते हैं नहाने के लिए, और जो पानी होता है ना, बाथ जो पानी नहाने वाला होता है, उसको एक नीचे वेसल रख देते हैं चारपाई के नीचे कि पानी उसमें इकट्ठा हो जाए. और इस पानी को वो कहाँ यूज करते हैं? घर की क्लीनिंग के लिए या एनिमल्स को देते हैं पीने के लिए. और बर्तन धोने के लिए वो पानी नहीं यूज करते कि लगातार पानी बह रहे हैं, वो बर्तन को ड्राई सैंड से स्क्रब करते हैं, इससे वो चमक जाते हैं, राइट. क्लीन भी होते हैं, पानी भी नहीं यूज होता और चमक जाते हैं. Rain water also collects in ditches and ponds in desert. From the ponds, water seeps into the sand. In order the seeping water may not be lost, people dig small wells where that are 30 to 50 feet deep around the pond. Water seeping from the pond collects in the small wells. Months later, after the water in the ponds have vanished, people can get water from these wells. तो वो छोटे छोटे क्या करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग में? पहला तो उन्होंने पक्का टैंक बना लिया, घर के कोर्टयार्ड के बीचों बीच पानी यूज हो जाए. दूसरा वो क्या करते हैं, छोटे छोटे वेल्स बना लेते हैं 25 to 30 meter deep, which can be used later when they have that crisis of water. Where there are no natural ponds or ditches, people may dig pakka tanks on the lower end of the slope so that the rainwater from all around can collect there. These arrangements for collecting and storing rainwater is very important because normally in the desert groundwater is found very very deep. अगर हमें ग्राउंड वाटर भी एक्सट्रैक्ट करना है तो बहुत जमीन के बहुत नीचे होता है, वो इतना इजी नहीं होता है कि आप वेल से पानी निकालो. इवन डीप वेल्स में ड्राई अप एट टाइम्स. सो ऑल्सो इन सम एरियाज वेल वाटर इज सेलाइन. ठीक है, उसके अलावा आपने अगर वेल से पानी निकाल भी लिया तो वो पीने लायक नहीं होता, सेलाइन होता है. many villages have to go many kilometers to get water. imagine हमें तो पानी एक ऐसे ना, एक बटन दबाते पानी आ जाता है, एक टैप दबाते पानी आ. just imagine they have to walk kilometers and kilometers to extract water. So in some places women and children have to walk for miles with pots on their heads. In other places water is carried on donkeys and camels. So they really don't want to have their life troublesome, so they protect every drop of water. So now you understand how important rain is to them. Now
वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इन द रीजन, अब ये जिंदा दिल लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, वट एवर क्राइसिस दे फेस दे that doesn't deter them from enjoying their life. So they have a unique way of life which is closely intertwined with the desert environment. उनका जो कल्चर होता है, उनका जो फूड होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जो लैंग्वेज होते हैं, ये इसी जगह को अडेप्टिव होता है. Now let's talk of the culture. Culture of Thar Desert region is vibrant, rich with blend of Rajasthan, Marwadi and Sindhi influences. So यहाँ पे इनका कल्चर बहुत रिच होता है, इसमें तीनों लोगों का ब्लेंड होता है, राजस्थानी का भी, मारवाड़ीज का भी, सिंधीज का भी. The communities in the region such as the Rajput, Jats, Bhils and Rabaris have their own distinct tradition, music, dances, festivals, folk music and dance forms like Kalbelia and Ghumar are very known dances. You can see this if you see these dances are very famous and you can see them in movies also. If you talk of food, सबके मुंह में पानी आ गया होगा ये दाल बाटी चूरमा देख के. इनका जो क्यूजीन होता है वो अपने आप में गजब होता है, राइट. तो क्यूजीन ऑफ थार डेजर्ट इज नोन फॉर यूनिक फ्लेवर्स, अडेप्टेबिलिटी, और पानी ना होने की वजह से ना ये चीजों को मिल्क में बना लेते हैं, राइट. Traditional dishes like dal bati churma, combination of lentils, baked wheat, dumplings, and a sweet crumbly dessert made from wheat. Due to scarcity of water, milk-based products such ghee and buttermilk are used for cooking. तो घी से, बटर मिल्क से, दूध से, पानी के ये चीजें यूज करके खाना बनाते हैं और बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं. Then how many of you have tasted it? Let me know, okay? Now economic activities, हमने देखा इनका कल्चर, फिर हमने देखा इनका फूड, अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज. यहाँ के लोग क्या काम करते हैं? पहले तो ये लोग एग्रीकल्चर में बिजी है, फिर ये एनिमल्स का ध्यान रखते हैं, एनिमल हस्बेंड्री एंड हैंडीक्राफ्ट. तो यहाँ के लोग टेक्निकली जो है बहुत बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, दे आर डेफ्ट एट हैंडीक्राफ्ट, राइट. So the economic activities are dependent on agriculture, animal husbandry and handicraft. Agriculture is mostly rain-fed and relies on drought-resistant crops such as pearl, millet, pulses and oilseeds. अभी हमारा जो G20 हुआ था तो सारी डिशेस मिलेट से बनी थी, तो हमें मेड इन इंडिया को प्रमोट हुआ था ना, मतलब लोगों को पता चलता मिलेट से कितनी सारी टेस्टी टेस्टी क्यूजीन्स बन सकती हैं. तो हमने ये देखा कि यहाँ पर जहाँ पानी की कमी है, यहाँ पे ये वाले ही वेजिटेशन पाई जा सकती हैं, एंड यू नो देयर कैन बी मल्टीपल यमी क्यूजीन्स दैट कैन बी. एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या करते हैं? कैटल रेयरिंग करते हैं, कैमल ब्रीडिंग होती है, ये हेल्प करता है लाइवलीहुड को सपोर्ट करने के अंदर. हमने क्या पढ़ा कि एग्रीकल्चर जो होता है रेन फेड होता है, रिलाइज ऑन ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स लाइक पर्ल, millet, pulses and oilseeds. Then we have animal husbandry in which we include cattle rearing or camel breeding, which helps in providing livelihood to people. Additionally, the desert is known for skilled artisans who produce exquisite handicrafts such as embroidered textile, pottery, leatherwork and silver jewelry. तो ये यहाँ पे handicraft specially embroidered textiles होता है, pottery होता है, leather work होता है, silver jewelry होता है, ये सब कहाँ बनता है आपका? इसी एरिया में, थार डेजर्ट में बनता है. Now let's talk of this language. जो इनकी मेजर लैंग्वेज होती है ना वो राजस्थानी होती है, बट इसके सेवरल डायलेक्ट यूज कर सकते हैं, वो मारवाड़ी, धुंधारी और मेवाड़ी. तो मेन लैंग्वेज कौन सी है? राजस्थानी, बट इसके मेजर डायलेक्ट्स भी ये हो सकते हैं. इसके अलावा वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश भी बोली जाती है, राइट. देन इज फिजिकल फीचर्स ऑफ अरावली रीजन. अब थार डेजर्ट पढ़ लिया हमने, समझ आ गया हमें थार डेजर्ट. अब हम चलते हैं अरावली रीजन की तरफ. अरावली रीजन जो है एक प्रोमिनेंट माउंटेन एरिया है, माउंटेन रेंज है जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में स्ट्रेच करके इसमें राजस्थान आता है. ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड का एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिक फिजिकल फीचर. तो इसमें क्या है? अरावली रेंज में रग्ड हिल्स है, प्लेट्यूज आते हैं, वैलीज आते हैं. इसमें एक हाईएस्ट पीक है एक रेंज में, इसे गुरु शिखर भी कहते हैं, जो माउंट आबू के नाम माउंट आबू में है, एंड इट रीचेस एन एलिवेशन ऑफ 1722 meters. The hills are composed of various rock formations including quartzite, granite and slate. The range also features narrow winding passes and deep gorges formed by erosion of ancient rivers. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना पढ़ना, बिकॉज इसमें एक ऐसी ओल्डेस्ट पीक है जिसे हम गुरु शिखर भी कहते हैं, ये हाईएस्ट पीक है रेंज में, और यहाँ पे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस है इस वर्ल्ड में. अरावली में कौन सी? अरावली रेंज में भी आपको ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस मिलेंगी, और इसमें एक गुरु शिखर करके रेंज है जो कि माउंट आबू में है, जो 1722 मीटर लंबी है. क्लियर? अब हम बात करते हैं यहाँ पे वेजिटेशन कैसे होता है. यहाँ पर ड्राई डेसिडियस ट्री फॉरेस्ट होते हैं लोअर एलिवेशन में, सब ट्रॉपिकल प्लेन में, और हायर एलिवेशन में कौन से ट्रीज होते हैं? ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं. थॉर्न स्क्रब्स होते हैं और इन शैलोवर सॉइल्स एंड रॉकी टेरेन,
ओपन ग्रासलैंड्स होते हैं हिल स्लॉट्स में, हार्ड एंड स्पेशलाइज्ड प्लांट स्पेशली जो रॉक्स और स्टीप स्लोप पर ग्रो करते हैं वो होते हैं, जैसे हम बात करें ढोक, खेर और टेंडूमी। थॉर्नी बुशेस shrubs are common in shallower soils and rocky terrain. Now if we talk of the wildlife, यहाँ पर भी बहुत सारे leopards, wolves, avian biodiversity, snakes, lizards एंड हर्बीवर्स। ये इट इज अ होम टू चौसिंगा जो कि एक यूनिक एंटीलोप स्पीशीज है। इसके अंदर 2 हॉर्न नहीं 4 हॉर्न होते हैं चौसिंगा में, ठीक है। और बहुत सारी बर्ड्स होती हैं इसमें, वल्चर, ईगल आउल, सॉन्ग बर्ड्स होती हैं। यहाँ पर बहुत डाइवर्स वाइल्ड लाइफ है, और वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट जो होते हैं वो यहाँ जाके बहुत ज्यादा रिसर्चेस करते हैं, राइट। अब यहाँ लोग रहते कैसे हैं, क्या कल्चर है, क्या खाते हैं, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्या फूड है, वो समझते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। The people living in the Aravalli Range and hilly regions of Rajasthan have a distinct way of life shaped by geography and environment. Their culture, food, economic activities and language reflect the unique characteristics of the region. अब इसमें कल्चर क्या है यहाँ पर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग भी। आप इसको हमें इसकी कोई डॉक्यूमेंट्री भी दे सकते हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अरावली रेंज के जो लोग होते हैं वहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज रहती हैं, जैसे राजपूत हैं, भील्स हैं, मीनास एंड गुज्जर्स, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से फोक डांस फेमस है, घूमर, घेर और भवाई। ये 3 फोक डांस, यहाँ कथक नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, घूमर। देखा ना घूमर वाला डांस आपने बहुत सारी मूवीज में। घेर एंड भवाई यहाँ पे परफॉर्म होता है। दिस रीजन इज ऑल्सो नोन फॉर वाइब्रेंट फेस्टिवल इंक्लूडिंग तीज, घंगोर एंड मेवाड़ फेस्टिवल। इसमें 3 फेस्टिवल होते हैं जिसमें ट्रेडिशनल म्यूजिक, डांस और रिचुअल्स को शोकेस करते हैं। तो हमने यहाँ पे है इसमें द कल्चर ऑफ अरावली रेंज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस कम्युनिटीज लाइक राजपूत, भील्स, मारवाड़ीज, मीनास एंड गुज्जर्स। तो राजपूत होते हैं, भील्स होते हैं, मीनास और गुज्जर्स। और कौन सा 3 फेमस डांस कौन से हैं, घूमर, गैर और भवई, इसमें फेमस डांस है। कौन से फेस्टिवल मनाते हैं, तीज, गंगौर और मेवाड़ फेस्टिवल मनाते हैं लोग, जो इनके शोकेस करते हैं इनके ट्रेडिशनल म्यूजिक, डांस और रिचुअल्स को, राइट। तो अरावली रीजन में लोग अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रहते हैं। ये वाले फोक डांसर्स फेमस है और ये वाले फेस्टिवल फेमस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फूड ना। फूड इज अगेन राजस्थानी डिशेस होती हैं जिसमें आपकी आती है दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और केह सांगरी। ये बहुत फेमस है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पे मिलेट्स उगाते हैं, लेंटिल्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। हिली टेरेन है, यहाँ पे मशरूम्स भी बहुत ज़्यादा फेमस है फॉरेस्ट के अंदर, और दिस बिकम्स देयर ट्रेडिशनल क्यूजिन, राइट। अगर हम इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, वहाँ हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर, थार डेजर्ट में हमने पढ़ा एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और आपके आर्टिशियंस होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री है जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। यहाँ पे फर्टाइल स्लोप्स होती है, वैलीज जो होती है, ये हेल्प करती है फार्मिंग प्रैक्टिस को कल्टीवेट करने के लिए। यहाँ पे वीट, मेज, मिलेट और पल्सेस को उगाया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री में कैटल रेयरिंग होती है और गोट हर्डिंग होती है। थार में हमने पढ़ा था कैमल ब्रीडिंग होती है, यहाँ पे गोट हर्डिंग होती है। दिस रीजन इज नोन फॉर मार्बल एंड स्टोन माइन। इसके अलावा तो हमने यहाँ पे क्या देखा, एक तो एग्रीकल्चर है हमारे अरावली में, हमारे हम लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। फिर एनिमल हस्बेंड्री में हमने क्या पढ़ा कि कैटल रेडिंग के अलावा हम गोट हर्टिंग भी करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री के अलावा एक और यहाँ पे ये ना प्रोफेशन है जो बहुत फेमस है। क्यों फेमस है, बिकॉज ना टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट आके इस जगह को और एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज यहाँ पर मार्बल एंड स्टोन माइनिंग होता है। क्या होता है, मार्बल एंड स्टोन माइनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये समझना चाहिए। इस पर आप गो एंड एक्सप्लोर मोर ऑन इट कि अरावलीज में मार्बल एंड स्टोन माइनिंग होती है। आपके घर में पत्थर लगता है ना, पत्थर कहाँ से आता है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। यहाँ पे जो मार्बल एंड स्टोन माइनिंग होती है, दे हैव सम एरियाज हैव thriving tourism industries. यहाँ पे tourism industries है due to their scenic beauty and historical significance. So we have a lot of tourism industries here because of their scenic beauty and historical significance. तो हमने क्या पढ़ा कि अरावली रीजन में हमारा मेन इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर एक्टिविटीज क्या है, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री में कैटल रेयरिंग, गोट हर्डिंग है, और मार्बल और स्टोन माइनिंग करते हैं। अब यहाँ पर लोग क्या बोलते हैं, जैसे हमने कहा था कि थार में राजस्थानी बोलते हैं और उसके डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं, इसमें भी हम राजस्थानी ही बोलते हैं, डिफरेंट डायलेक्ट सच एज मेवाड़ी, शेखावटी एंड धुंधरी, राइट। और हिंदी इंग्लिश भी बोलते हैं यहाँ पे, अर्बन एरियाज में जनरेशन बढ़ी है तो हिंदी इंग्लिश लाइक कॉमन लैंग्वेज वो भी बोलते हैं। By understanding the physical features and the way of life in Thar Desert and Aravalli Range, we can gain a deeper appreciation for the diverse geography and cultural heritage of Rajasthan. These regions have shaped the identity and livelihoods of communities that inhabit them. So that inhabit them. Now यहाँ पे क्या बताते हैं कि यहाँ की ज्योग्राफी कैसी है,
यहाँ का हेरिटेज कैसा है, उस अकॉर्डिंग वहाँ पे कौन कौन से लोग रहते हैं, क्या रिच टेपेस्ट्री है उनके ट्रेडिशन की, क्यूजीन की, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड language. So this was all about the chapter. I hope you enjoyed learning it. Now let's check how much do we remember it. Okay, which is what is the Thar Desert known as Great Indian Desert? Which river is only river that flows in western part of Rajasthan? Luni. प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है थार डेजर्ट में? प्राइमरी तो आपकी एग्रीकल्चर है. कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है थार डेजर्ट में? राजस्थानी. कौन सा हाईएस्ट पीक है यहाँ पे? हाईएस्ट, विच इज द हाईएस्ट पीक इन अरावली रेंज? माउंट एवरेस्ट. आपका हाईएस्ट पीक जो है वो है गुरु शिखर इन दी प्लेस कॉल्ड माउंट आबू, राइट. देन विच डांस फॉर्म इज नॉट मेंशन? कौन सा डांस फॉर्म मेंशन नहीं है? कथक नहीं होता भाई आपका यहाँ पर. देन कौन सा कॉमन फीचर है आपका थार डेजर्ट में? कि आपके डेंस रेन फॉरेस्ट है, बाम ट्रीज है, या सक्लेंट प्लांट्स हैं? कॉनिफरस फॉरेस्ट सक्लेंट प्लांट्स होते हैं आपके. देन विच माउंटेन रेंज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट? सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन आपकी कौन सी है? आपकी अरावली रेंज आती है. लेट्स कम टू ट्रू फॉल्स. द थार डेजर्ट रिसीव्स हेवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. इट इज false. Aravali range is known for its dense rainforest and lush waste. No, there are no dense rainforest. Animal husbandry plays a significant role in the livelihood of people of Thar Desert. Yes. Hindi and English are the only language spoken in Aravali. No. Main is Rajasthani. These are extra that is spoken. The Thar Desert is characterized by dense rainforest. No. Then the Aravali range is one of the oldest range mountains. Yes. The people of Aravali range primarily speak only one dialect of Rajasthani. No, they speak a lot of dialect of Rajasthani. Right? Despite the arid condition, the Thar Desert supports a variety of plants life. बहुत सारी plants life को support करता है. The cuisine of Thar Desert is known for unique flavor and adaptability to arid environment. यहाँ पे कैसा environment है? Arid environment. The primary economic activities in Aravali range includes agriculture, animal husbandry, and marble and stone mining. Right? We have marble and mining. Then Rajasthani with various dialects of Mewari and Hunduri is primarily language spoken. Right? Then next is the Thar Desert is known as Great Indian Desert. The vegetation in the Thar Desert includes species of cacti, euphorbia and caducifoli. और इसमें हमने एक पढ़ा था सेरोपूजा है. अगर हम वापस जाते हैं वुडाई, राइट, हमने पढ़ा था थार डेजर्ट के अंदर हमारे पास कौन से आते हैं, ये देखो सेरोपीजिया वुडाई पढ़ा था हमने, राइट. Then let's come to the next question. The Aravali range consists of rugged hills, plateaus, valleys, and winding passes. So here, winding passes. Then one traditional dish of Aravali range is dal bati churma, which combines lentils, baked wheats, and this was baked wheat, dumplings, and a sweet complete dessert made from wheat. ये किससे बनता है? Wheat से बनता है. Now, describe two unique landforms that are found in Thar Desert. The two unique landforms that are found in Thar Desert are the sand dunes, right? We talked about the sand dunes, which are formed because of the wind, the erosion of wind, and we talked of that in Thar Desert, the major physical features are the sand dunes and others are interdune plains, salt flats, and rocky plateaus. Now, let's come to the next question. The next question says, explain one way in which people of Thar Desert have adapted to the arid environment in terms of their food. In case we have talked about the food part, in places in the Thar Desert, the people have adapted themselves to the food by using, they have adapted themselves to the food which they eat by combining whatever they get. Their food includes dal bati churma, and they have scarcity of water. So what do they use? They use milk based products like ghee and buttermilk, and this is used in cooking. Instead of using water, they use this. Name two cultural festivals celebrated in Aravali range region and describe one traditional dance associated with this festival. If we talk of Aravali region, which has a lot of arid places. Now in this place, if we talk of the festivals, we have Tej, Gangor and Mewar festival, and the famous dances are Ghumar, Gher and Bhavai. Then
Let's come to the next question. How has the vegetation in the Thar Desert adapted to survive in arid condition? If we talk of the vegetation, we have cactuses, we have thorny bushes, we have plants with a deeper root, we have vegetation that are drought resistant trees like babool, right? Then how do sand dunes in Thar Desert form, and what are some of the characters? If we talk of the sand dune, it is formed by the accumulation of sand because of wind playing a major role. The wind speed can be up to 150 meters, and the shape of the sand dunes can change based on the wind speed. Then describe the economic significance of marble and stone mining in the Aravalli Range and impacts on local community. Now, if we talk of the reason of economic growth in the in Aravalli Range, it is because of many things. It is because of agriculture, animal husbandry, in which we talked about the cattle rearing, we talk of goat herding. Then the third was marble and stone mining in the Aravalli region. The impact is it promotes a lot of tourism industry because they are famous for their stone mining and marble because of their historical importance. What is meant by rainwater harvesting? Can rainwater be harvested like crops are harvested? Yes, rainwater harvesting is very frequent and common to arid regions like Thar Desert. In this, people collect the rainwater in the middle of the courtyard by building those pakka tanks, or they collect water by building by making some small wells which is 25 to 30 centimeter deep. In this, rainwater is preserved for later use so that they can use it for many other purposes. Then let's come to question number E. Answer the following questions in detail. Explain the economic activities of people living in Thar Desert and how these activities are influenced by desert environment. If we talk of the economic activities, we talked of three major activities. In people in Thar Desert, they are very deft, they are very adroit, they are very skilled. So the main reason of economic growth is the agriculture, in which they grow crops which are which can grow in arid areas. Then the second is animal husbandry, in which they do cattle rearing. They also take care of camel breeding, which helps and pour a lot of money to that place. Along with this, the third activity, which is very common in this area, is because of the skilled artisans who develop a lot of money and growth to the country by using their skills and practices, because they are deft at creating handicrafts, embroidery. They are good at creating pottery and silver jewelry. Then discuss the cultural activity of Aravalli region, including the communities, festivals, and language spoken. There's a lot of cultural activity which we have studied in the last part. So if we talk of culture of Aravalli region, it is influenced by various communities like Rajput, Bhilminas, and Gujar. There are many folk dance which are very common like Ghumar, Ghair, and Bhavai. It is known for very vibrant festivals like Tej, Ghangor, and Mewar festival, which basically showcase their traditional music, dance, and rituals. So this was all about the chapter. I hope you enjoyed learning about the Thar Desert and the Aravalli Range. Happy learning.